वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि आपको बी फॉर्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना होता है और यह आपका सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड ऑलरेडी मतलब पढ़ रहे होंगे या तो पढ़ चुके होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड का। ठीक, तो यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे प्रोटीन। तो मैं आपके सिलेबस इंट्रो करा दूं तो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कवर हो चुकी है, सेकंड भी कवर हो गई है, आज हम थर्ड भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आप देखो थर्ड में जितने भी टॉपिक है, ठीक है, आपको देखने में छोटी लगेगी पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यह यूनिट होती है। और यह यूनिट थोड़ी सी छोटी तो जरूर है, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके फ्रेंड, तो आपको देखने में छोटी लगेगी पर इसमें जो भी जितने भी कंटेंट है थोड़ा से कह सकते हो ठोस कंटेंट है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट यूनिट यह होती है। ठीक है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा और वहां पे व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रोटीन का। तो उससे पहले हम कुछ आपको ओवरव्यू दें कि इससे फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हम लोगों ने क्या देखा था। तो कुछ ओवरव्यू ले लो पहले प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो देखो हम लोग फर्स्ट यूनिट में क्या देखे थे कि सेल क्या होता है, पूरा सेल की प्रोसेस, सेलुलर रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट, मिटोसिस, मियोसिस, ये सब कैसे होता है, सेंट्रल डोग्मा वगैरह, ये सब हम ऑलरेडी कवर ही कर चुके हैं। अब इसमें देखो क्या है, हमारी जो थर्ड यूनिट आती है इसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मान लो अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उससे पहले बैठ के जो भी आइडिया मतलब लगाते हो काम करने से पहले, ठीक है, तो वो आइडिया जब आप काम करते हो उस प्रेजेंट टाइम में वो आइडिया आपको बहुत ही हेल्प देती है। ठीक है, तो ये मेरे समझाने का अभी थोड़ा सा तरीका है, बाकी मैं आगे अभी आपको सिलेबस से बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो यह होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से। डीएनए से आरएनए बनता है, किस मेथड से? ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से। ठीक, अब देखो आरएनए से जब हमारी प्रोटीन बनती है तो वह ट्रांसलेशन के मेथड से बनती है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस की हेल्प से हमारी बनती है आरएनए से प्रोटीन। तो हमें यही प्रोटीन ही तो देखना था, तो प्रोटीन हमारा बन गया। अब ये कहने में तो आसान है कि हमारा प्रोटीन बन गया, लेकिन अब ये कैसे बना, इसकी पूरी कहानी, पूरा मैकेनिज्म मैं आपको अभी केवल एज ए ओवरव्यू बता दूं। इससे छोटे से फिगर या फ्लो चार्ट जो भी आप समझो, केवल आप समझ जाएगा कि कैसे बनता है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ देखो जैसे हमें अगर प्रोटीन बनानी है तो अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है। ठीक, तो आरएनए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आरएनए होना चाहिए। अब यह आरएनए जो है यह होता है आपका तीन टाइप का, तीन टाइप, जैसे टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए। ट्रांसफर होता है, मैसेज आरएनए होता है और ये आरएनए। ठीक है, तीन आरएनए होते हैं हमारे। अब देखो तीन आरएनए और प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, दो चीज मतलब एक आरएनए एक नाइट्रोजनस बेस, दो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, प्रोटीन बनाने के लिए। अब नाइट्रोजनस बेस में हमारा जैसे AGTU लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो यूरेसिल रहेगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंस देखना है क्योंकि डीएनए में ये नहीं था और आरएनए से अगर ले रहे हो तो यूरेसिल आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब देखो जब AGTU यहाँ पे मिल गया तो आपको क्या ट्रिपलेट कोडान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपलेट कोडान मतलब ये चारों में से केवल आपको तीन को सेलेक्ट करना है। या तो आप AAT को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो AAA को, या तो UUU को, या तो GGU को। ठीक है, जब तीनों में से आप किसी एक को सेलेक्ट करोगे तो वह होता है ट्रिपलेट कोडान। आप देखो ट्रिपलेट कोडान क्या होता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग तब जाके अमाइनो एसिड बनाते हैं, और वही अमाइनो एसिड जो हमारा होता है, जब एक एक अमाइनो एसिड मिलके ऐड होती है, उसकी जो मतलब कह सकते हो तो छोटी छोटी उसके जो कंपार्टमेंट ऐसे ऐसे ऐड होते हैं जो एक बड़ी पॉलीमर की चैन बना लेते हैं, तो वो हम बोल देते हैं उन्हें प्रोटीन। तो हमारी प्रोटीन बन गई। अब ये सब जो प्रोसेस हम किए वो कहाँ पे हो रही है, वो होती है हमारे सेल के राइबोसोम के अंदर। अब देख लेते हैं कि राइबोसोम के अंदर क्या हुआ है। ये मान लो आपका कोई राइबोसोम है, एक 60S, ऊपर वाला 60S है, नीचे वाला 40S है। आप देखो 60S 40S तो मैं राइबोसोम बना दिया। ठीक है, आप देखो बीच से जो सेंटर से लाइन जाती है उस पे क्या होता है कि हमारे जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो ट्रिपलेट कोडान को इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं हमारे इस वाले साइट पे। ठीक है,
ए वाले साइड पे लेके जब आते हैं तो ट्रिपलेट कोडान हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक, अब देखो जब ये ट्रिपलेट कोडान आ गए हमारे mRNA और tRNA की हेल्प से, तो ये कहाँ पे आएंगे, ये ट्रिपलेट कोडान की फैक्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, ये बीच में जो है यहाँ पे ये ट्रिपलेट कोडान की फैक्ट्री है, तो ये जो हमारे ट्रिपलेट कोडान है ये अपने फैक्ट्री में इंटर कर चुके हैं ए साइड की हेल्प से। ठीक है, इधर ए साइड है, इधर पी साइड है और इधर ई साइड है। ठीक है, तो ए साइड की हेल्प से ट्रिपलेट कोडान की फैक्ट्री में ये जो हमारे ट्रिपलेट कोडान वह इंटर कर चुके। अब देखो जब इंटर कर चुके तो पी साइड के हेल्प से वो निकलेंगे जब बाहर, तो जब बाहर निकलेंगे तो उससे क्या है, यहाँ पे हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर जब बन जाती है उसके बाद धीरे धीरे इसको एलिमिनेट होता रहता है, तो ई साइड से वह एलिमिनेट भी हो जाते हैं। तो यही हमारा था एक ओवरव्यू प्रोसेस की हमारी प्रोटीन कैसे बनती है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो यह यूनिट आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगी, क्योंकि यही सारी चीजें मैं आप मतलब आपसे केवल थोड़ा सा थ्योरेटिकल में डिस्कस करूंगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये कह सकते हो थर्ड यूनिट का पूरा यही समरी है और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या है, यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आता है। अब प्रोटीन के बारे में अगर आप सब इतना अच्छे समझे होंगे जितना मैं ओवरव्यू बताया हूं, तो प्रोटीन के बारे में आप लोग बना करके भी 1 पेज से 1.5 पेज तक लिख ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं केवल अभी 2 मार्क्स अकॉर्डिंग आपको बताया कि थोड़ा सा क्या थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन जो वर्ड आया है वो प्रोटीस ग्रीक वर्ड से आया हमारा प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रोटीन में हमारे जो कार्बन होता है लगभग 50 से 55% तक केवल कार्बन ही होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम लोग हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए बोलते हैं कि इसमें लगभग 50 से 55% तक केवल हमारा कार्बन ही प्रेजेंट होता है। द लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ प्रोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड मोनोमर। अब देखो अमाइनो एसिड के मोनोमर से क्या होता है, एक एक मोनोमर जुड़ते कहीं एक बड़ा सा पॉलीमर बना लेते हैं। तो जब अमाइनो एसिड का एक बड़ा सा पॉलीमर चेन बन जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग प्रोटीन बोल देते हैं। ओके, अब देखो द अमाइनो एसिड मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप। अब देखो क्या है, एक तरफ अमीनो ग्रुप रहेगा, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, और जो इसे बीच में अमाइनो एसिड है वह जब पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से वह ऐड होता होता चला जाएगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं कि हमारी प्रोटीन पूरा बन के तैयार हो गई। मैं अभी आगे इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। अब देखो क्या है डिफिनेशन, अब सॉरी फ्रेंड्स सबसे पहले इसके प्रोटीन की कंपोजिशन भी देख लो। ठीक, कभी कभी 2 मार्क्स का पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, राइट द डिफिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट्स कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में आप लोग देख लो कि कार्बन इसमें 50 से 55% होता है, इसीलिए इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब देखो उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन कितना होता है, 6 से लेकर 7.3% तक इसमें क्या है, हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, 19 से लेकर 24% होते हैं, और नाइट्रोजन 13 से लेकर 19%, और 0 से लेकर 4% तक इसमें। सल्फर बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, सल्फर को आप एडिशनल समझो कि सल्फर किसी किसी में पाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे डिफिनीशन का। आप देखते हम केवल इंट्रो देख लेते हैं ना। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स होता है जिसमें अमाइनो एसिड का मतलब एक कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, और जो कि प्लेइंग क्रूसिकल्स रोल्स इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये क्रूशियल रोल भी प्ले करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, अभी प्रोटीन का ही पार्ट चलेगा। दे बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। ये क्या करते हैं, हमारे टिश्यू को मतलब ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, मतलब बिल्ड करने में, और उन्हें रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, रेगुलेट फंक्शन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन भी ये हेल्प करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डिफिनेशन की अमाइनो एसिड ये क्या होता है। जैसे कि बिना अमाइनो एसिड के हेल्प से तो हमारा प्रोटीन बन नहीं रहा था, लेकिन अब ये अमाइनो एसिड क्या होता है इसको भी आप जान लो। सबसे पहले हम बात करें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऊपर देखो एक बीच में देखो एक कार्बन है, ऊपर एक हाइड्रोजन, बगल में NH2, इधर R है, यहाँ पे मतलब R को रिप्लेस करके हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, बाकी इधर COOH है। ठीक है, ये हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये काम करता है। अगर अमाइनो एसिड ना हो तो प्रोटीन हमारा नहीं बनेगा, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है हमारे अमाइनो एसिड को प्रोटीन का। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो अमाइनो एसिड में क्या क्या होते हैं। जैसे अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप आप ऊपर देख लिए, कार्बोक्सिल ग्रुप आप ऊपर देख लिए, और साइड चेन जैसे R मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, ए यूनिक ग्रुप दैट डिटरमाइन द अमाइनो एसिड प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा यूनिक ग्रुप होता है जो कि हमारे अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को यही डिसाइड करता है कि किस टाइप का आपका अमाइनो एसिड बना हुआ है।
अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, अमाइनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, वाटर में अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है। मतलब क्या है, यह वाटर सॉल्युबल है। अब देखो क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यह मतलब पिघलता है लगभग 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब आप इसको 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे तब जाके यह पिघलेगा। इसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट भी होता है किसी किसी कंडीशन में, किसी किसी कंडीशन में बिटर भी होता है, किसी किसी कंडीशन में टेस्टलेस भी होता है, ठीक है। और एक किसी किसी कंडीशन में सैलाइन भी होता है, सैलाइन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो इट हैव एसिडिक और बेसिक। अब देखो क्या है इसका ये नेचर जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब देखो जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोलाइटिक, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अब तक हम लोग क्या देखें कि प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब हम देख लिए ना। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब जो हमें हमारे बॉडी या सेल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनको तो कभी मतलब कोई देखा नहीं है, खाली सभी हम लोग क्या जानते हैं कि हाँ प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। ओके, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एन अमाइनो एसिड चेन मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड चेन मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन जो होते हैं वह 3D, उनमें जो एटम होता है वह जब 3D मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में वो सेटअप होते हैं। और यह आपको मिलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, 4 फेज में इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये थ्योरी से पहले मैं आपको फिर वैसे ओवरव्यू दूं, तो ये आपका ओवरव्यू की तरह कुछ है। देखो आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जो पहला इसका प्राथमिक स्ट्रक्चर बनता है, जो हम लोग अपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से देखे हैं, जितने भी साइंटिस्ट थे पहले के, वो डायरेक्ट जब प्रोटीन की बात आती है तो जब वो देखते हैं तो प्रोटीन पहला उनको इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। देखते हैं कि छोटी छोटी जैसे माला नहीं होती, माला जो हम लोग गले में वगैरह में पहनते हैं ना, तो इसमें जो मोतियों की माला होती है तो एक एक मोती ऐसे ऐसे इसमें सेट होते रहते हैं। अब ये मोती जो है हम लोग धागा के हेल्प से एक मोती को दूसरे मोती से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से एक मोती दूसरे मोती से, मींस एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखो क्या है सेकंड, जब हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर ये मतलब इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे, तो आपका ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह दिखाई देगा। एक ही में डबल हेलिक्स आपको दिखाई देंगे, एक आपको दिखेगा बीटा हेलिक्स और एक दिखेगा आपको अल्फा हेलिक्स। अब देखो बीटा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ये रहेंगे वही प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही, लेकिन इसमें जो है बीटा स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स अभी मैं आपके मतलब थ्योरी में बताऊंगा क्या डिफरेंस है। बाकी यहाँ केवल आप समझो कि जब मैं इसको जूम किया तो इसमें 2 स्ट्रक्चर मिले, एक स्ट्रक्चर इस तरह जिसको हम बीटा हेलिक्स नाम दिए, कुछ ये एक ऐसे करके है जिसको हम अल्फा हेलिक्स नाम दिए, ठीक है। बाकी इसमें भी अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, केवल 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अमाइनो एसिड्स आपको ये दिख रहे हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो क्या है, ये 2D स्ट्रक्चर। अब यहीं से हमें 2D स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको सारी चीजें डिटेल मतलब क्लियर कर दूंगा, यहीं से आपको 2D स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा, और ये बीटा हेलिक्स और ये अल्फा हेलिक्स। अब देखो बीटा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स ये क्या होता था, जो हमारा बीटा हेलिक्स वो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता था। बीटा हेलिक्स जो हमारा होता है ये कुछ स्पाइरल स्ट्रक्चर की तरह होता है, और जो अल्फा हेलिक्स होता है वह थोड़ी सी फ्लैट स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है, चिपटे स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो इसे हम 2D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर। अब जब आप इसको थोड़ा सा और जूम करोगे, ठीक है, एक अगर अल्ट्रा लेवल का माइक्रोस्कोप आपके पास रहेगा, जब आप उसे थोड़ा सा और जूम करोगे तो आप कुछ इस तरह से पाओगे, ठीक है। इसमें ये दोनों जो हैं, ये हमारे बीटा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स, ये छोटे छोटे बॉन्ड से या आपस में इंटरकनेक्टेड हुए रहेंगे, ठीक है। जब ये बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड हुए रहेंगे तो ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर। ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर आपको यहीं से दिखाई दे लेंगे, ठीक है। हियर आर डिफरेंट बॉन्ड्स लाइक। अब देखो ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ अलग अलग बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और भी बॉन्ड होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। विच आर कनेक्टेड अनदर पार्ट, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इसी बॉन्ड के हेल्प से ये जुड़े होते हैं। अब हम बात करें क्वाटरनरी, जो कि फाइनल स्ट्रक्चर अब हमें प्रोटीन का मिलने वाला है। तो कई सारे प्रोटीन आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जब देखो यही प्रोटीन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। तो मान लो मैं एक प्रोटीन जो ऐसे करके ऐसे ये वाली गई है, वो एक प्रोटीन है। इस पर देखो अमाइनो एसिड भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, अमाइनो एसिड भी पेस्ट हुआ है। अब इसी के ऊपर जब दूसरी प्रोटीन आके इसी में उलझ जाएगी, मतलब क्वाइल्ड बना लेगी, तो ये हम बोलते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड, ये आई होप कि आप लोग ओवरव्यू समझ चुके होंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो भी नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं अपना थ्योरेटिकल की स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थ्योरेटिकल में आपको लिख के क्या आना है, बाकी अगर आप ये ओवरव्यू समझे होंगे तो आप अपने से बना कर भी लिख सकते हो। ओके फ्रेंड, अब देखो क्या है इसमें, पहली बात हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस हम लोग लेते हैं तो बात सही है। अब देखो यहाँ पे क्या अमाइनो एसिड ऐसे करके जुड़े हैं, लास्ट में एक कौन अमाइनो ग्रुप लगा है और एक पे क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि हमारे साइंटिस्ट जनरल तरीके से देख पाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लोकल अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड का, जैसे कि इसमें अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा शीट्स होती है। ये अल्फा हेलिक्स का जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है और बीटा का जो होता है वो फ्लैट प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट की बात करें तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर से पहले इसका देखो ये ऊपर अल्फा हेलिक्स कैसे होते हैं, बीटा शीट्स कैसे होती हैं, ये सब स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, द ओवरऑल 3D शेप ऑफ ए प्रोटीन डिटरमाइन द इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड। ठीक है, ये क्या है 3D शेप हो जाते हैं और इसमें क्या है थोड़े थोड़े छोटे छोटे बॉन्ड निकलते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट इन ए प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन में क्या है, एक दूसरे प्रोटीन दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल हो जाती है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड, आई होप आपका यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेगुलरिटी इन प्रोटीन पैथवे, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग ये क्या होता है। प्रोटीन फोल्डिंग इज ए प्रोसेस बाय विच पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स टू बिकम ए बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन इन इट्स इन नेटिव 3D स्ट्रक्चर। देखो इसमें फोल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल इनएक्टिव प्रोटीन होती हैं वह एक्टिव में आ जाती है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज क्रूशियल टू इट्स फंक्शन। फोल्डेड प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। देखो जब अदर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होता है तब जाके कहीं उसमें फोल्डेड वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के अंडर में ईच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एज ए लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो जितने भी प्रोटीन होती जितने भी देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, सिंथेसाइज एज ए लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो ये अमाइनो एसिड का जो लीनियर चेन होता है वहां पे इस कंडीशन में बनने लगता है। ठीक है, ए रैंडम कॉइल विच डज नॉट हैव स्टेबल 3D स्ट्रक्चर। अगर तुरंत एक 3D ये स्टेबल अगर 3D स्ट्रक्चर बन रहा है तो वह तुरंत या तत्काल नहीं बन सकता है। ठीक है, यही बनेगा अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनेगी वहां पे। ठीक है, अब फोल्डिंग की 4 स्टेज आपको देखने को मिलेगी। द फोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये तो बात क्लियर है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। इन्वॉल्विंग 4 स्टेज, इसमें 4 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। दैट गिव्स राइजेस टू वेरियस 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर डाइवर्स फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते हैं तो सभी के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज hierarchically arranged from a primary to quaternary structure। अब देखो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और लाते हैं क्वार्टरनरी पे, मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं और 4 नंबर तक लेके आते हैं जैसा कि आपने अभी देखा है। फॉलोइंग आर द 4 डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर। अब देखो लगभग 4 हम लोग स्टेप देखेंगे प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर में। तो वही जैसे प्रोटीन बनता था सेम वैसे यह भी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। तो आप लोग चलो मैं पढ़ा देता हूँ। अब देखो क्या है, रेफर्स टू द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो क्या है, इसको पहले ये पॉलीपेप्टाइड चेन पे ये रेफर्स किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, इट इज जनरेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एटम इन पॉलीपेप्टाइड बैकबोन विच फोल्ड द चेन इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा। अब उसमें देखो क्या है, हम लोग वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है वहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है। सॉरी फ्रेंड, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन मतलब बॉन्ड का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिससे 2 हेलिक्स हमारी बनती है, अल्फा और बीटा वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में इट इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर शीट्स इनटू हेलिक्स इनटू वन अनदर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट गिव ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको 3D शेप प्रोटीन का दिखने लगेगा। द टर्सरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन एंड बॉन्डिंग ऑफ द अमाइनो एसिड साइड चेन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन में अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वह इंटरेक्शन करने लगती है और अमाइनो वहाँ इंटरेक्शन करने लगती है और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी करने लगती है। अब क्वार्टनरी की बात करें मतलब फाइनल वाला, तो फाइनल वाला कैसे बनता है ये तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं दिखाई दिया था। तो फाइनल वाला ये होता है जब प्रोटीन आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आ जाता है, तो ये हमारा फाइनल वाला क्वार्टनरी शेप बन जाता है। तो आप लोग इसे रीड आउट कर लीजिएगा। अब देखो क्या है,
सेलुलर प्रोटीन प्रोसेस। सेलुलर प्रोटीन प्रोसेस जो है ये एक नाम से और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आप इससे घबराइएगा ना, अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन आता है तो आप सेलुलर प्रोसेस ही लिख के आएगा। इसमें देखो क्या है, अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में बन गई तो वह इलिमिनेट कैसे हो रही है, ब्रेक डाउन कैसे हो रही है, मेटाबॉलिज्म उसका कैसे हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे सेलुलर प्रोटीन प्रोसेस में। ठीक है, ट्रांसलेशन कंप्लीट्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन द सेल। आप देखो सभी को पता है कि सेल में ट्रांसलेशन वाली प्रक्रिया या प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। सेलुलर प्रोटीन प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप। अब देखो इसमें क्या है, बहुत से मतलब स्टेप भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पहला हमारा स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, और ट्रांसलेशन में हमारा क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी, और प्रोटीन फोल्डिंग में हमारा क्या होगा, प्रोटीन टेक शेप। प्रोटीन फोल्डिंग मतलब जो हमारा प्रोटीन रहेगा अब वह शेप लेना स्टार्ट करेगा। ओके, अब देखिए इसके बाद हम बात करें तो चौथा, पांचवा, छठा, अभी हमारा 3 छूटा है। तो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन मतलब केमिकल चेंजेस कुछ आना बाकी रह जाते हैं, और पांचवें में क्या है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, छठवें में प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि इसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है, जो हमें चाहिए हुआ हो गया लास्ट वाले स्टेप में। ठीक है, तो दीज प्रोसेस वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड रेगुलेट प्रोटीन विद इन सेल। अब हमारे सेल्स में जब ये इतने सारे प्रोसेस जैसे कि मॉडिफाई एंड रेगुलेट और क्रिएट प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे जब आपस में साथ चलते हैं तो क्या होता है, हमारे सेल में वेरियस फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करें पहले का, तो ट्रांसक्रिप्शन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए कम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो क्या है, ये ट्रांसलेशन में द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो वो ट्रांसलेशन में आ जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोटीन इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, जो इसके पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़े, जब दोनों आपस में इन्वॉल्व होकर एक उन्हीं मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन टेकिंग ऑन इट्स नेटिव 3D स्ट्रक्चर। अब जब प्रोटीन अपना नेटिव 3D स्ट्रक्चर लेने लगता है तो वह उसे हम बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, अब देखो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें क्या है, केमिकल चेंजेस मेड्स टू ए प्रोटीन आफ्टर ट्रांसलेशन सच एज यहाँ पर रहेगा फास्फोरिलेशन और ग्लाइको साइलेशन। ठीक है, तो केमिकल चेंज यहाँ पे होने लगता है दो की वजह से, एक फास्फोरिलेशन और एक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक, अब देखो प्रोटीन ट्रांसफर कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोटीन टू दियर फाइनल डेस्टिनेशन विद इन और आउटसाइड द सेल। इसमें क्या है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोटीन, इसमें क्या है, प्रोटीन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने लगेगी। ठीक है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन ऑफन बाय द प्रोटियोसोम्स और लाइसोसोम्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसकी वजह से, प्रोटियोसोम या लाइसोसोम के वजह से। ओके, अब हम बात करें पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है लैक ओपेरॉन मॉडल के नाम से, और कभी कभी जीन कंट्रोल के नाम से भी यह पूछा जाता है, तो आप वहां पे डिस्टर्ब ना होइएगा, तीनों नाम सेम ही है। आप पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिख के आइएगा। तो प्रोटीन क्या होता है पता हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है यह भी पता हो गया। अब पॉजिटिव कंट्रोल आपको पता करना है कि पॉजिटिव कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल प्ले करता है, ये होता क्या है, ये हम पता करेंगे। आप देखो क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रेफर्स टू मैकेनिज्म दैट इंक्रीज और इनहेंस प्रोटीन प्रोडक्शन। ये देखो क्या है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट हमारे सिलेबस में केवल पॉजिटिव ही मेंशन किया गया है, तो हम पॉजिटिव ही पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रेफर्स टू मैकेनिज्म, इस रेफर्स को मतलब इस मैकेनिज्म को रेफर कर रहा है जिस मैकेनिज्म में हमारा इंक्रीज और इनहेंस प्रोटीन प्रोडक्शन। इसमें क्या है, प्रोटीन के प्रोडक्शन को हम लोग क्या है, बढ़ावा देंगे। ठीक है, दिस कैन अकर थ्रू वेरियस मीन्स, यह क्या है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन जब हम करेंगे, या तो एमआरएनए स्टेबलाइजेशन, या तो ट्रांसलेशन इनहेंसमेंट। ठीक है, 3 वजह से होता है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड टू डीएनए
प्रमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन। आप देखो ये क्या है, ये वाले फैक्टर जो है डीएनए से बाइंड करेंगे तब जाके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस तेजी से होने लगेगी। अब हम बात करें तो एमआरएनए स्टेबलाइजेशन क्या होता है। एमआरएनए इज स्टेबलाइज, जब यह स्टेबलाइज होता है तो लाइफ स्पैन क्या है वहीं पे बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमें यही लाइफ स्पैन तो ही बढ़ानी है। ट्रांसलेशन इनहेरेंस क्या होता है, फैक्टर इनहेंस ट्रांसलेशन इनिशिएशन में इसके फैक्टर जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारे। ओके, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। पॉजिटिव कंट्रोल अलाउज सेल टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट सीएस डेवलपमेंटल सिग्नल्स आर स्ट्रेस इंजूरिंग प्रॉपर प्रोटीन प्रोडक्शन। आप देखो क्या है, प्रॉपर प्रोटीन के प्रोडक्शन में जैसे डेवलपमेंटल सिग्नल होते हैं, स्ट्रेस होती है, ये सब क्या है इन्वायरमेंट सीएस है, ये सब पॉजिटिव कंट्रोल ही उसे अलाउ करता है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्निफिकेंस भी तो हमें पढ़ना है और ये होते क्या है। अब देखो उससे लाभ क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस इज वाइटल फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस एंड ओवरऑल ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। प्रोटीन सिंथेसिस एक वाइटल हमारे लिए मतलब सेलुलर प्रोसेस होती है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस प्ले क्रिटिकल रोल। अब देखो जैसे कि सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला तो हो गया कि हमारे जो सेल होती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, कोई भी टिश्यू के बिल्डिंग और रिपेयरिंग में यह हमारा हेल्प करता है। दूसरा हमारा है सेलुलर फंक्शन। प्रोटीन परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शन, प्रोटीन जो होता है अलग अलग सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि एंजाइम है, हार्मोन है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को भी ये रिस्पॉन्स करता है। मतलब आप देखो प्रोटीन सिंथेसिस अलाउ सेल टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज स्ट्रेस सिग्नल। आप देखो जो सेल हमारा क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड देता है इन्वायरमेंटल चेंज से, स्ट्रेस से या सिग्नल जो बाहर होते रहते हैं उनमें भी यह हेल्प करता है। हमारा प्रोटीन ही मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर होम्योस्टेसिस, सेल के होम्योस्टेसिस को भी यह मेंटेन में हेल्प करता है। प्रोटीन रेगुलेट वेरियस सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि अलग अलग सेल में प्रोसेस होती है ना, प्रोटीन ही उसे रेगुलेट करता है। अब देखो अगर इसमें देखा जाए तो डिजीज में इसकी महत्वपूर्णता क्या है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस इन डिजीज। डिसरेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैन कंट्रीब्यूट टू वेरियस डिजीज। अगर देखो प्रोटीन का डिसरेगुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में तो बहुत से डिजीज मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर मतलब उसका एक डिजीज बताइएगा या डिसऑर्डर का नाम बताइएगा, और उसका एक डिजीज या डिसऑर्डर का नाम आप लोग बताइएगा। ओके, अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट नंबर 4 के साथ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से आप इजी वे में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में यूनिट नंबर 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।